नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे द ग्रेट इंडियन सेल की और महंगाई की। भाई, त्योहारों का सीजन है ना, दुनिया भर की सेल्स लगी हुई है। हर कोई कह रहा है आजा आजा, ले जा मेरा माल, ले जा, सस्ते में ले जा। तो आप कहेंगे कि हां भाई, सेल में तो सस्ते में मिलता है, फिर इसका महंगाई से क्या ताल्लुक? महंगाई से भी ताल्लुक हो जाता है। सेल पर यकीनन आपको चीजें सस्ती मिलती हैं। यह तो त्योहारों के सीजन की सेल हो गई। एक चुनावी मौसम भी तो आने वाला है। 4 महीने बाद 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में चुनाव होने वाले हैं। और चुनाव से पहले भी एक ग्रेट इंडियन सेल लगती है। हमें वोट दे दो, आपकी बिजली फ्री। हमें वोट दे दो, आपका पानी फ्री। हमें वोट दे दो, आपको साइकिल दे देंगे। हमें वोट दे दो, आपको आईपैड दे देंगे। हमें वोट दे दो, आपको खाना मुफ्त दे देंगे। इसी नाम पर वोट मांगे जाते हैं। लेकिन एक किताब है, नोबेल प्राइज विनर मिल्टन फ्रीडमैन की यह किताब है। दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। किताब का शीर्षक है देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। दुनिया में फ्री कुछ नहीं होता। नोबेल पुरस्कार विजेता ये बात कहते हैं, बाकायदा टाइटल रखते हैं अपनी किताब का। कीमत तो चुकानी पड़ती है, आज, कल, नहीं तो परसों या उसके बाद भी। जी, मुफ्त का खाना मिल गया, मुफ्त का घर मिल गया, मुफ्त का शौचालय मिल गया, मुफ्त का सिलेंडर मिल गया। पैसे तो चुकाने पड़ते हैं। और इसके पीछे वजह क्या है? भाई, जो भी राजनीतिक दल या सरकार जो चुनाव में जा रही होती है, जब ये वादे करती है, उनका पैसा थोड़ा है ये। सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग थोड़ा है कि उसे रगड़ दिया और पैसे आ गए। रगड़ा तो आपको और मुझको जाता है। कोई जादुई छड़ी थोड़ा है कि अबरा कडाबरा कह दिया और पैसे आ गए। लो जी, कितने पैसे चाहिए, जिन हाजिर हो गया। वो पैसे आपकी और मेरी जेब से ही तो जाते हैं। इसीलिए जो ये ग्रेट इंडियन सेल, जो सेल्समैन ऑफ द ईयर, हर राजनीतिक दल के बड़े नेता, उनके अध्यक्ष जो सेल्समैन बन जाते हैं, हमें सत्ता में लाओ, आपको ये फ्री दे देंगे। पैसे तो आप ही से लिए जाएंगे, जेब तो आप ही की कटेगी, छुरी आप पर, मुझ पर ही चलेगी। और यह बात आम आदमी, गरीब को समझाने की जहमत कोई नहीं उठाता। अभी हाल फिलहाल में किस तरह के वादे किए जा रहे हैं? पंजाब में 300 यूनिट फ्री कर देंगे जी, आम आदमी पार्टी कह रही है। चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कह दिया, बिजली भी देंगे मुफ्त, पानी भी देंगे, बकाया जो आपके बिल थे उनको भी छोड़ देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री करने का खर्च सिर्फ 400 करोड़, सिर्फ 400 करोड़ रुपए का खर्चा पड़ेगा। पावर सब्सिडी के लिए चलते, ये पंजाब की मैं बात बता रहा हूं, 400 करोड़ तो उत्तराखंड का पड़ेगा। पंजाब में 5000 करोड़ और 17,796 करोड़ रुपए का बोझ पड़ चुका है। यह तथाकथित फ्री बिजली देने का। ये पैसे कहां से आते हैं? आपकी मेरी जेब से ही तो आते हैं। उत्तराखंड में ये 400 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में भी ये वादे किए जा रहे हैं। 21,286 करोड़ रुपए कॉस्ट पड़ेगी ये फ्री की तथाकथित जो रेवड़ियां बांटने की कोशिश की जा रही है। और इस बारे में इसी साल 31 मार्च को मद्रास हाई कोर्ट के 2 जजों ने क्या कहा? द फ्रीबी कल्चर हैज मेड पीपल लेजी एंड डैम्पन देयर स्पिरिट टू वर्क हार्ड। कि दरअसल यह मुफ्त रेवड़ी बांटने की परंपरा लोगों को आलसी बना रही है,
और मेहनत करने से रोकती है कि मेहनत की क्या जरूरत, 2,000 रुपए आ जाएंगे, 500 आ जाएंगे, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, मेहनत करने की क्या जरूरत है। चुनाव में एक बटन ही तो दबाना है। और इससे होता क्या है, एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है राजनीतिक दलों में। एक कोई 1,000 रुपए देगा, पेंशन दे देगा, फ्री दे देगा कुछ, तो दूसरा कहेगा मैं 1,500 दे दूंगा, तीसरा कहेगा जी मैं 2,000 रुपए दे दूंगा। सत्ता में आने दो, फिर दो या ना दो, उस पर लड़ाइयां होती रहती हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया कांग्रेस ने, सरकार में आ गई। अब बीजेपी कहती है आपने कर्ज माफी नहीं की, कांग्रेस कहती है हमने कर दी। इसी छत्तीसगढ़ में 45 लाख लोगों को मोबाइल फ्री बांटने की भी कोशिश की थी रमन सिंह ने, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। इसका खर्चा 1,467 करोड़ 90 लाख था। कांग्रेस ने जो कर्ज माफी की बात की वो 6100 करोड़ का था, उनका दाम ठीक बैठ गया। मद्रास हाई कोर्ट का मैंने जिक्र किया है, जज तो ये कह रहे हैं कि कुछ वो दिन भी दूर नहीं कि नेता आएंगे, कहेंगे आपके घर में ही बैठेंगे, आपका चूल्हा भी चलाएंगे, आपके लिए रोटी भी पकाएंगे, दाल भी बनाएंगे, सब्जी भी बनाएंगे, आप घर में बैठे रहो, बस वोट हमें दे दो। कि वो दिन भी दूर नहीं। पर इसमें जो असल मुद्दे हैं, असल विकास की जो बात है, जहां पर पैसा लगना चाहिए, क्या हम वहां पैसा नहीं लगाते हैं? एक शॉर्टकट मिल गया है। इसे एक करप्ट प्रैक्टिस कहा कि यह भ्रष्टाचार है। इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है कि राजनीतिक दलों ने भ्रष्टाचार, कि गरीबों को यह चीज मुफ्त दे देंगे, सत्ता में आने दो बस। संस्थागत कर दिया है इस परंपरा को। और यह बात मैं क्यों उठा रहा हूं, अगर आप देखेंगे हमारे देश में, किसी भी देश की नींव क्या होती है, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, और हम ब्रेन पावर हैं दुनिया की। भाई भारतीय बहुत मेहनती होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। शिक्षा पर हमारी जीडीपी का 3.1% ही हम खर्च करते हैं। सालों से कहते आ रहे हैं 6% होना चाहिए, 6% होना चाहिए। साधन संपन्न लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल, अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ लेते हैं। बहुतायत क्या करती है, 3 की छत भी नहीं बहुत जगह। टीचर के नाम पर टीचर नहीं, क्योंकि हम निवेश ही नहीं कर रहे। हम एक संकट काल, संक्रमण काल से गुजरे हैं। हमने देखा हमारी व्यवस्था की पोल कैसे खुली, अस्पतालों का कितना बुरा हाल था। हेल्थ केयर सेक्टर पर हम अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1.3%, 1.25% खर्च करते हैं। जो वीआईपी हैं उनका तो हो जाएगा एडमिशन, सीधे आप जाइए जी एम्स में, और नहीं तो पैसे होते हैं 5 सितारा 7 सितारा अस्पताल में चले जाइए। आम आदमी के लिए क्या। और ओईसीडी जो कंट्रीज हैं वहां 7.6% हेल्थ केयर में लगाए जाते हैं। ब्रिक्स में जिसका हिस्सा हम हैं, एवरेज 3.6 है, हमारी 1.3 है, तो देख लीजिए बाकी जो देश हैं वो कितना पैसा लगा रहे हैं। अब इसमें एक और गंभीर बात आती है। अभी मैं सवाल करूंगा तमाम राजनीतिक दलों से, वो कहेंगे गरीबों के लिए जन कल्याणकारी नीतियां चलाई जा रही हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? गरीबों का कल्याण 2-4 चीजें मुफ्त बांटने में ही हो जाता है कि 5 किलो अनाज दे दिया, गेहूं या चावल दे दिए, या किसी को आईपैड दे दिया, या किसी को साइकिल दे दी, या उसे स्वावलंबी खुद मुख्तार बनाने के लिए वो ढांचा तैयार किया जाए कि हर आदमी के पास बराबर की फैसिलिटी, सुविधाएं मुहैया कराई जाए। गरीबों के कल्याण की 75 साल से बात चल रही है। 1971 में नारा भी दिया इंदिरा गांधी ने, गरीबी हटाओ। हट गई गरीबी, या गरीब जस का तस है, कुछ मलाई दे दो मान जाएगा, गरीब आदमी है। गरीब वहीं का वहीं है आज की तारीख में भी।
2019 का आरबीआई का आंकड़ा है, 22% जो भारतीय हैं वो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, 22%। और तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक 80 रुपए से कम अगर आप कमाते हैं दिन में तो आप गरीब हैं। 22 करोड़ लोग। प्यू रिसर्च सेंटर है, उसने कहा कोरोना के चलते 7.5 करोड़ लोग और गरीबी रेखा के नीचे चले गए। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी कहती है गरीबी का एक और मापदंड है, एक मिनिमम वेज पॉवर्टी लाइन है कि न्यूनतम वेतन आपको कितना मिलना चाहिए, उससे नीचे मिल रहा है तो आप गरीब हैं। वो है 375 रुपए प्रतिदिन। अगर दिहाड़ी नहीं मिलती, वेतन नहीं मिलता आपको, तो आप दरअसल गरीब हैं। तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी कहती है कि पिछले 1.5 साल में लगभग 23 करोड़ लोग इस रेखा से नीचे आ गए। तो यहां भला किया जा रहा है या राजनीतिक भला साधने की यह कोशिश है, और घूम फिर कर पैसे आपको मुझको देने पड़ते हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, महंगाई ताबड़तोड़, पार्टियों में फ्री देने की होड़, पेट्रोल 110 से ऊपर, डीजल 100 से ऊपर, 305 रुपए 10 महीने में बढ़ गया, रसोई गैस के दाम पर कहा जाएगा आपका कल्याण किया जा रहा है, और कल्याण के नाम पर आपसे और पैसे ले लिए जाएंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए। और गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं राजनीतिक दल, इसी में उनका फायदा है। गरीब को गरीब रखो, 5 साल एक बार जाना है, कुछ मुफ्त देने का वादा करना और बात खत्म। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव झा, और एक बेहद ही खास मेहमान, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक संस्था है लगातार पारदर्शी हमारी चुनावी व्यवस्था को, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को बनाने की कवायद में ये जुटे हुए हैं, फाउंडर मेंबर हैं इसके, प्रोफेसर जगदीप छोकर। और छोकर साहब, ये जो ग्रेट इंडियन सेल लगती है, देखिए महंगाई की बातें हमने बहुत की हैं, पर अगर हम मूल में जाएं, सरकारों या राजनीतिक दलों के पास अपने तो पैसे नहीं है, अपने पैसे तो कोई देता नहीं। तो यहां ये कमाल का खेल हमारे देश में सालों से चला आ रहा है क्या कि जी आपको फ्री दे देंगे, देखिए हम आपके लिए कितने चिंतित हैं, हम कितने जन कल्याणकारी हैं, और घूम फिर कर वो पैसा किस्तों में कई सालों में फिर हमसे ले लेते हैं। यही खेल चल रहा है ना सर? बिल्कुल यही खेल चल रहा है, इसमें कोई डाउट, शंका, दो राय नहीं है। और खेल इसलिए हो गया है कि राजनीतिक दल ये कंपनियों, कॉरपोरेट्स की तरह हो गए हैं कि वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर 5 साल तक उसकी रिटर्न खाते हैं। और इलेक्शन में लड़ना और इलेक्शन जीतना और सरकार बनाना सिर्फ इसलिए है कि कैसे अपना मुनाफा बढ़ाया जाए, उसका गवर्नेंस से तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। और ये फ्रीबी की जो बात है ये बहुत पुरानी है और ये अब बढ़ती जा रही है। पहले ये साउथ इंडिया में शुरू हुई थी, लेकिन अब तो सब जगह चल रहा है, और बिजली, पानी सब कुछ मुफ्त है। लेकिन वो पैसा आ कहां से रहा है ये कोई नहीं देखता। वो पैसा, अच्छा वो बैंकों को देख लीजिए, पब्लिक सेक्टर बैंक थे, उनके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते गए। अब एक तो कहते हैं बैड बैंक बनाया है, वो सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उसको दे दिए जाएंगे, और बैड बैंक के पास पैसा कहां से आएगा? कहते हैं सरकार देगी, लेकिन सरकार देगी कि मैं और आप देंगे? वही तो पहले हम ही ने उन बैंकों को पैसा, हमारे ही पैसे से वो बैंक खड़े हुए, उन्होंने एनपीएस क्रिएट किए, उनको बचाने के लिए एक बैड बैंक बनाया, हमसे थोड़ा और पैसा ले लेंगे। हाँ, और फिर और एनपीए बनेंगे, और फिर और कुछ लोग लंदन और वहां भाग जाएंगे जहां भी लोग भागते हैं। हाँ,
तो देखिए फिर उन्हें सरकारें पकड़ने जो का हैं, नाटक किया जाएगा, हम पकड़ रहे हैं, हम बहुत सख्त हैं। देखिए सरकारें राजनीतिक दलों से आती हैं। सरकार को ब्लेम करने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। ये सारी, अब मुझे कहना चाहिए, सारी करतूत राजनीतिक दलों की है। मैं वहीं पर आ रहा हूं, ये राजनीतिक दलों का जो मानस है। राजनीतिक दलों के लिए हमने राइट टू इंफॉर्मेशन के कानून में एक फैसला दिया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कि 6 राष्ट्रीय दल आरटीआई के बाद उसमें पब्लिक अथॉरिटी हैं। 6 दलों ने वो मानने से इनकार कर दिया और सीआईसी के फैसले की खुल्ला अवहेलना की। और हम फिर सुप्रीम कोर्ट गए और वहां सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन भारत सरकार ने ये लिख के दिया कि राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में नहीं आने चाहिए। हम अपनी जानकारी नहीं साझा करेंगे, हम नहीं बताएंगे हमारे पैसे कहां से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। हाँ, और उसके ऊपर एक ये बड़ी बढ़िया स्कीम बनी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। इसमें तो जो थोड़ी बहुत पारदर्शिता रोज धो के थी वो भी बिल्कुल खत्म हो गई है। तो राजनीतिक दल अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। एक एफसीआरए का केस था जिसमें देश की 2 मुख्य पार्टियों को दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषी करार दिया था। उसके लिए एक कानून जो 8 साल पहले खत्म हो गया था उसको भी अमेंड किया। और एक प्रवक्ता ने ये कहा कि ये तो बड़ी खास बात है क्योंकि अगर इसको अमेंड नहीं करते तो ये 2 पार्टियों को और प्रोसिक्यूशन करना पड़ता और वो तो हो नहीं सकता। तो राजनीतिक दल जब तक अपने आप को कानून के ऊपर और कानून के बाहर समझते रहेंगे तब तक यही। तो ये मद्रास हाई कोर्ट में 31 मार्च को 2 जजों ने जो ये टिप्पणी की है कि ये करप्ट प्रैक्टिस है, इंस्टीट्यूशनलाइज संस्थागत किया जा रहा है भ्रष्टाचार को, कि खुल्लम खुल्ला कि हम ये दे देंगे आपको मुफ्त में, वोट दे दो जी। भाई हाई कोर्ट ने तो इसको कह दिया करप्ट प्रैक्टिस है, लेकिन करप्ट प्रैक्टिस पे एक्शन कौन लेगा? एक्शन तो लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि जो पार्टियां करप्ट प्रैक्टिस को अख्तियार करती हैं उनकी मान्यता रद्द हो जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन में तो इतनी हिम्मत है नहीं। तो देखिए ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कहने का भी अब मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। प्रकाश सिंह की जजमेंट हुई थी 12 साल पहले, आज तक लागू नहीं हुई। और अब एक लेटेस्ट केस में तो कह दिया कि वो पुलिस कमिश्नर की अपॉइंटमेंट पे तो प्रकाश सिंह की जजमेंट लागू ही नहीं होती है। तो बड़ा मुश्किल खेल है ये। और इस खेल में सारे राजनीतिक दल माहिर हो गए हैं क्या गोपाल बाबू? मतलब मुफ्त में दे दो, फिर कहोगे और कहा जा रहा है कि भाई खजाने में पैसा नहीं तो हमें तो टैक्स लगाने पड़ेंगे, तो पेट्रोल डीजल के गैस के दाम बढ़ेंगे क्योंकि हम जन कल्याणकारी नीति कर रहे हैं। और मार आम आदमी को ही पड़ेगी। और तुर्रा ये कि आपके भले के लिए हो रहा है सब कुछ। आम आदमी का भला है कि ये राजनीतिक भला देखा जाता है? संदीप जी, ये जो है आपने ये चर्चा की, चलो अच्छा है आप इतने सालों वर्षों सा बाद जागे तो सही इस चर्चा पे, इस विषय पे। अगर ये आज से 10 साल पहले आपने शुरू कर दी होती तो हम इस देश में एक परिवार का और इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं देखते। और अभी भी इस चर्चा का क्या मतलब है? आपने इस चर्चा में ये बताया कि ऑयल बॉन्ड कैसे इशू हुए थे और फिर उसमें ये चर्चा की कि वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को इतने लाखों करोड़ का पैसा डेट करके खड़ा कर दिया और उसको बजट में प्रोविजन नहीं किया। और आप ये चर्चा करेंगे कि आपकी दिल्ली की सरकार अभी भी रेगुलेटरी एसेट जो पानी और बिजली का फ्री देने की बात कर रहे हैं
उसका बजट से पेमेंट नहीं कर रहे हैं उन प्राइवेट डिस्कॉम कंपनियों को, उनको रेगुलेटरी एसेट्स बना रही हैं वो प्राइवेट कंपनियां। तो जब तक इस चीज को आप चर्चा नहीं करेंगे तो मैं आप सारी इसकी चर्चाएं चर्चा करता हूं, रहे। मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता गोपाल बाबू। 6 लाख करोड़ तो का आज आप कल सरकारी करो ना, तो फिर मैंने कंपनियों आपको को जो आप पिछली बार बेच भी रहे हैं बताया उसकी था। भी चर्चा होगी। संदीप जो जी, आप कहते हैं मैंने पिछली शौचालय बार हमने भी- बना दिए, इतने घर नहीं, बना दिए, संदीप हमने जी बिजली दे सुनो दी, तो हमने सही। गैस दे दी। सुनो, आदमी सुनो। को खुद मैंने मुख्तार आपको कितने पिछले लोगों को बार भी बनाया? कहा था। आपने भी नहीं, मैंने इंस्टीट्यूशनलाइज आपको- किया है क्या इस प्रैक्टिस को? आपके नहीं, ऊपर मैंने सवाल है आपको- ना। मैं अभी गौरव वल्लभ से भी नहीं। पूछूंगा, इसलिए आम नहीं, आदमी पार्टी गौरव वल्लभ- समाजवादी पार्टी को बुलाया। नहीं, आपको मैंने पिछली बार भी जब ये जो इसका वैक्सीनेशन का इशू हुआ था तब भी मैंने कहा था कि इस पे चर्चा करिए ना कि क्यों विदेशों से इंपोर्ट करने के लिए आतुर थे लोग, और अब ये रेगुलेटरी एसेट्स पे करिए ना, कल पता चल जाएगा किस तरह का। नहीं नहीं ये जो नहीं, अभी- सवाल यहां पर मूल ये है, आप जन मूल कल्याणकारी सवाल का नीतियों जवाब के भी नाम दे रहा पर हूं, सुन मुलम्मा लो, ऐसा जवाब भी चढ़ाते दे हैं रहा कि हूं मैं। आपने दे दिया। अरे आपके पैसे हैं क्या? आम आदमी के पैसे हैं ना, उन्हीं को वापस अरे दे रहे हो, कान घुमाकर पकड़ रहे हो, और ऊपर से कह अरे देते हो अभी तो- इसीलिए अब बढ़ी हुई कीमतें आपको भरनी होंगी क्योंकि आपका कल्याण कर रहे हैं। मेरा सवाल वहां है। नहीं, दे भी कहा रहे हैं, ये तो कागजी कार्रवाई कर रहे हैं दिल्ली मैं में। आपसे इसके पूछ रहा ऊपर- हूं। हमने तो इस बार बजट में वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को पूरा पैसा दिया, ऑयल बॉन्ड को भी हम दे रहे हैं। हम लोगों ने तो इस बार सब्सिडी ऑयल बॉन्ड की तरह नहीं इशू की। हम जितने भी प्रोविजन कर रहे हैं, ऑयल आप बॉन्ड बार-बार कर रहे हो, नहीं, 1,34,000 आपके साथ करोड़ सुनो के तो ऑयल बॉन्ड, नहीं, नहीं, 23 लाख सुनते करोड़ नहीं, आपने आप कमा लिए उस पर। सुन तो लो, हाँ, मैं सुन रहा हूं ना। ADR के लो, आप सुनो तो सही पूरी बात। हाँ। मुझे एडीआर के व्यक्ति को इतनी देर बोलने दिया, मेरी बात तो सुन लो। आप इतने दिनों से मैं 50-60 आपके डिबेट में ऑयल के ऊपर कम कर दो, हमने तो नहीं किया ना कम। हम लोग ट्रांसपेरेंटली हमने कहा कि हमें जो जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा चाहिए हम कलेक्ट कर रहे हैं, और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना यही रहे तो हैं। कमाल की बात है, जन कल्याण के नाम पर पैसे ले लिए, मुफ्त में बांट कर रहे दिए, हैं। पैसे अरे सारे पिछले आम बार आदमी तो को ही देने पैसे पड़ रहे लेते हैं। थे। गजब का पिछले ये बार जन तो कल्याण पैसे है। लेते थे, असल तब कल्याण आप हो रहा है बताते क्या? नहीं, नहीं, तब पहले पैसे लेते थे और विदेशी बैंकों में ट्रांसफर कर देते थे, जनता को भी नहीं देते थे। हम कम से कम जनता को तो दे रहे हैं, इसको तो तारीफ कर दो कम से कम। हाँ। ये सरकार पैसा ले रही है, टैक्स गरीब में ले मतलब रही गरीब है। रहे कि थोड़ी बिजली दे दी, थोड़ा पानी दे दिया, एक शौचालय बना दिया, एक सिलेंडर दे दिया, वो एक गरीब शौचालय ऐसे ही बना रहे। दिया। मेरा एक सवाल ये भी शौचालय तो है बना ना, दिया। गरीब को गरीब रखना 10 करोड़ में आपका शौचालय राजनीतिक बनाए हित है हैं। क्या? 10 करोड़ शौचालय बनाए हैं, 40 करोड़ बैंक अकाउंट खोल दिए, और आयुष्मान भारत में और जो वन रेशन वन नेशन में 88 करोड़ लोगों को राशन फ्री इतने दे लोगों दिया, को रोजगार दिए, 98 शिक्षा का करोड़ बजट कितना वैक्सीनेशन बढ़ाया, दे दिए। हेल्थ सेक्टर का अरे बजट कितना वैक्सीनेशन बढ़ाया, दे दिए, मूल ये सवाल कह तो रहे वहां थे पर ना अटके हुए कांग्रेस हैं। के। अरे कांग्रेस के लोग तो कह रहे थे कि विदेश से मॉडर्ना से 4000 की खरीद आप लो, कांग्रेस से अलग है यहाँ ना, पे कांग्रेस फ्री से में लगा दो। पूछूंगा हर बात में। कांग्रेस अरे तो 7 साल से आप तो सरकार ये- में हैं। आप जिस तरह से मैं पूछ रहा हूँ वो पूछो ना, इन्होंने क्या अरे किया। मैं आपसे थोड़ा कोयला की सीखूंगा, मुझे अपना खदानें- तरीका आता है कैसे पूछना है। नहीं तो मैं मैंने अभी मैंने आपसे तो पूछ जवाब रहा हूं। दिया ही है। नहीं, मैं तो जवाब दे ही रहा हूँ कि हम जो भी चीज जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा जन दे रहे कल्याण हैं या में वो- शिक्षा का बजट बढ़ाना शामिल नहीं होता क्या? स्वास्थ्य का है बजट ना, बढ़ाना बिल्कुल। शामिल नहीं होता क्या? 1.3% शिक्षा का बजट है देश का। बिल्कुल। आज आप कह रहे हो कि गरीब को पैसा चाहिए, जो कोविड के कारण गरीब के खाते में स्वास्थ्य पैसा का चाहिए, 1.3 तो हम बजट में तो प्रोविजन करते हैं। जो लोग बजट में भी प्रोविजन नहीं होता करते, है। अब कागज ये के- बताइए प्रोफेसर गौरव वल्लभ, ये जो 71 में गरीबी हटाओ, हट गई गरीबी या गरीब गरीब बना रहे? 60,000 करोड़ का किसानों का कर्ज माफ कर दो 2009 में चुनाव से पहले, तो वोट मिल जाते हैं, मिले भी आपको। पर मूल सवाल तो यहां पर यह है कि किसानों को मेहनत की माकूल कीमत मिल जाए, वो कर्ज क्यों लेगा? असल सवाल को कोई राजनीतिक दल एड्रेस करने को तैयार नहीं है क्या? मैं आपका पॉइंटेड क्वेश्चन का पॉइंटेड आंसर दूंगा संदीप जी। यूएनडीपी के अनुसार 2004 से लेके 2014 के मध्य 21 करोड़ लोग गरीबी के ऊपर आए। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएनडीपी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है, उसका आधार है, और उसका आधार उन्होंने कहा मनरेगा। और आप ही ने अपनी रिसर्च में कहा कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि
23 करोड़ लोग वापस गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च डेटा है। और मैं एक बात से पूर्णतः संतुष्ट हूं और सहमत हूं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। मैं सहमत, मैं पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बट आई एग्री। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि ऑयल बॉन्ड, आपको जान के आश्चर्य होगा 3% जो केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी में कलेक्ट करती है, उसका मात्र 3% ऑयल बॉन्ड का उनका कमिटमेंट है। मेरे पास पिछले 7 साल की रिसर्च है इस बारे में। फिर इन्होंने बोला कि हमने वो नहीं किया। अरे भाई, आपके रहते हुए 15,000 करोड़ का एक भगोड़ा देश के पैसे लेके बाहर भाग गया, प्रोफेसर चोकर ने भी जिसका जिक्र किया, और उसी से आप तेल खरीद रहे हो। उससे तेल भी खरीदा जा रहा है। हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां उस व्यक्ति से तेल एनपीएस कितने बने, कितने एनपीए बढ़े थे 2004 से 2014 के बीच? चोकर साहब ने यह भी बताया ना, हमारे ही पैसों से ये बैंक बनते हैं। ये एनपीए क्रिएट कर दें, पैसा लेकर लोग बाहर भाग जाएं, फिर एक बैड बैंक बनाया जाए, सब हमारे पैसे से, और हम तालियां बजाते रहे कि बहुत देश कल्याण हो रहा है। बिल्कुल संदीप जी, मैं चोकर साहब से 100% इत्तेफाक रखता हूं। फोन बैंकिंग हो रही थी ना आपके टाइम पे, फोन पे ही लोन हो जाते थे। मुझे आप ये बताइए, उड़ान बैंकिंग स्कीम कौन लाया देश? क्यों नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, संदेशरा, ये जब भी ईडी इनके ऊपर केस फाइल करे उससे 4 दिन पहले इनको पता चल जाता है, देश छोड़ के चले जाए। और अब संदेशरा से तेल खरीद रही है, देश की तेल पीएसयूज क्यों खरीद रही है? ऐसा क्या आपका रिश्ता है? ये रिश्ता क्या है आपका उनके साथ? दूसरी बात, बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि अभी तेल के मंत्री से सवाल पूछा गया था कि तेल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे, तो बोले वैक्सीन लगा रहे। अब बताइए, ऐसे तो व्यक्ति तेल के मंत्री है, 23 लाख करोड़ रुपया तेल से इकट्ठा हो गया। सिर्फ तेल की बात नहीं करोड़ रुपया गया। है, मैंने इसीलिए पंजाब का उदाहरण दिया। पंजाब में पावर सब्सिडीज पर ऑलरेडी 17,796 करोड़ रुपए की मुफ्त कर दी जी बिजली, या आपका बकाया बिल हमने छोड़ दिया। अब ऊपर से 5,000 करोड़ का और बोझ बढ़ेगा। संदीप जी, गवर्नमेंट का क्या सारे पॉलिटिशियन, मैं आपको इसका कारण बता देता हूं पंजाब का, क्योंकि आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा। गवर्नमेंट का काम होता है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को इस तरह करे ताकि अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो, जो दिन ब दिन केंद्र सरकार बढ़ा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस खाई को पाटा जाए, अमीर लोगों से पैसा लेके गरीब लोगों के जन कल्याण में उसको लगाया जाए। ये भी कोरी गप है कि अमीरों से पैसा ले लिया। आप मुझे बताइए, तेल की बात करूं, पेट्रोल की, ज्यादातर जो अमीर हैं वो तो अपने कॉर्पोरेट अकाउंट में दिखा देंगे, वो गाड़ियां कंपनी के नाम पे होती है, सारे खर्चे देखे जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता 100 रुपए का पेट्रोल है कि 200 रुपए का, आम आदमी को भरना पड़ता है ज्यादा मार। ये रिग्रेसिव टैक्स इसीलिए कहे जाते हैं, गरीब पर पड़ती है कि नहीं? बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल रिग्रेसिव है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आपने कॉर्पोरेट टैक्स में तो छूट दे दी, जहां से पैसा तो अमीर पर कहां हाथ मार रहे हो? हाथ तो मारा जा रहा है, रगड़ा जा रहा है आम आदमी को। वही मैं कह रहा हूं संदीप जी, जिन कॉर्पोरेट से जिनकी आय 3% इस कोरोना में भी बढ़ी, जो प्रतिदिन 1,000 करोड़ रुपया कमाते हैं, उनको तो रियायतें दी जा रही है। और आपके, मेरे जैसे आपके दर्शक, आपके जो टीवी देख रहे हैं लोग, जिनकी आय सीमित है, जिनकी आय कम हुई है, क्योंकि देश में 97% लोगों की आय कम हुई है, उनसे टैक्स आप बढ़ाते जा रहे हो। मेरा सवाल ये है, गरीबों को लोक लुभावन जो ये वादे किए जाते हैं, 1971 में दिया था ना, 71 से 77 कांग्रेस की सरकार, 80 से 89 कांग्रेस की सरकार, 91 से 96 कांग्रेस की सरकार, 2004 से 2014 कांग्रेस की सरकार। गरीबों का उत्थान हो गया क्या मैंने आपको डाटा के साथ नहीं बताया? 21 करोड़ लोग गरीबी के बाहर आए। गरीबी के बाहर का मतलब होता है 80 रुपए से ऊपर कमाने लग गए तो कल्याण हो गया। संदीप जी, मैं मानता हूं और करना चाहिए, मैं मानता हूं, पर क्या हमने जो किया ये तो रिवर्स कर रहे हैं ना संदीप। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ हमने खत्म कर दिया, सारा स्वर्ग बना दिया, मैं उस दृष्टिकोण का नहीं हूं, पर ये तो उल्टा कर रहे हैं। जो हमने ठीक किया था थोड़ा बहुत, ये उसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। संजीव झा, मुझे ये बताइए, चुनाव आते ही, और ये सवाल मैंने अरविंद केजरीवाल से पूछा था विधानसभा, अभी जो चुनाव हुए थे 2 साल पहले,
कि चुनाव से पहले आप रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर क्यों बन जाते हो? सेल लगा देते हैं कि ये फ्री दे देंगे। संजीव, सवाल आपसे है। देखिए संदीप जी, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 5 साल एक सक्सेसफुल गवर्नेंस का मॉडल दिया, जिसको लोग केजरीवाल गवर्नेंस का मॉडल। देखिए, मार्टिन लूथर का एक कोट था कि कानून हो या सरकार की पॉलिसी, इसमें सबसे ज्यादा जगह उसको देना चाहिए जिसको ऊपर वाले ने कम किया है। तो हमने चाहे बिजली पे सब्सिडी दी या पानी पे सब्सिडी दी या बसों में लोगों की फ्री यात्रा की। एक बात समझिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो बिना बिजली दिल्ली में रह नहीं सकते। क्या उनको बिजली नहीं मिलना चाहिए? अगर मान लीजिए पैसे नहीं है तो आप दिल्ली में पानी नहीं पिएंगे क्या? तो फिर सरकार का क्या काम था? सरकार ने इसके लिए सब्सिडी की, बिजली में भी। जब हमने ये घोषणा किया तब एक बात जरूर थी कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार कहती थी कि बिजली कंपनी बैठ जाएगी। आज बिजली कंपनी बैठी नहीं है, बल्कि उसके रेगुलेटरी एसेट्स भी कम हुए हैं, उसका कर्जा भी कम हुआ है और सक्सेसफुली 24 घंटे हम बिजली भी दे रहे हैं। हम लोगों को पानी फ्री भी दे रहे हैं, जल बोर्ड बैठ नहीं गई। हमने केवल जो करप्शन फ्री की बीमारी लगा रहे हैं सबको। फ्री बिजली दे देंगे, फ्री पानी दे देंगे, जो पैसे भी दे सकता है उसको भी फ्री की आदत हो गई। असल मुद्दा तो ये है, उससे क्या वर्ल्ड क्लास सिटी बन गई दिल्ली? क्या यहां पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो रही है? अभी थोड़ा फोन में कुछ दिक्कत आ गई संजीव जाके, पर इसी सवाल को मैं आपसे भी पूछूं। सवाल सबके लिए वही है। अनुराग भदौरिया जी, देखिए संदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। देखिए, आपने देखा होगा कि ये सवाल तब होता था, कहते हैं बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। जो कांग्रेस ने नहीं जो किया सो किया, उससे 2 कदम आगे भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी ने उससे 2 कदम आगे निकल गई। उसने तो गरीबों का पैसा लिया और बैंक में डाल दिया। उसके बाद अपने अमीर साथी बुलाए, बोले आपको लोन दे रहे हैं। उन्होंने लोन लिया, पैसा लिया और वो उड़नछू हो गए। कमाल की बात है भैया, गरीब का पैसा बैंक में डालो, फिर उनका पैसा उनको अमीरों को दे दो, अमीर विदेश चले जाएं, फिर गरीब से फिर टैक्स वसूल शुरू करो। कहो कि नहीं भाई, डीजल पेट्रोल 100 के ऊपर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको यहाँ पे जन कल्याण योजना लानी है। भाई, जन कल्याण योजना लाना चाहते हो कि अपने अपना या यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो? अब देखिए, मजेदार बात, अभी आपने बोला वैक्सीन फ्री लगेगी। बार बार देखिए, हर होर्डिंग पे पोस्टिंग फोटो किसकी है? अगर उत्तर प्रदेश में है तो योगी जी है, मोदी जी है, इनकी फोटो है। ऐसा लग रहा है लोग बेच के अपना पैसा लगा रहे हैं मोदी जी, और लोगों को फ्री में दे रहे हैं। तो ये तो सब राजनीतिक दल करते हैं ना अनुराग भदौरिया। आपने भी 2012 में जी आईपैड दे देंगे, साइकिल दे देंगे, वो कौन से अपनी जेब से पैसा लगाते हैं? हर जगह ये आदम, ये ढोंग रचा जाता है ना जी, जैसे हम अपने पैसे दे रहे हो। अरे आम आदमी का ही पैसा है, अच्छी जगह भी लगाया जा सकता है, उसको मुफ्त के कुछ दाने दे दिए। आपने कभी नहीं देखा होगा, समाजवादी पार्टी ने वो लैपटॉप उन लोगों को दिया जिनको जरूरत थी, जो गरीब थे, 12वीं पास कर गए। आज वो अपने उसी लैपटॉप का इस्तेमाल करके नौकरियां पा रहे हैं। स्कूल में ढंग के स्कूल में ना पढ़ पाए, टीन की छत के नीचे पढ़े, खुले आसमान के नीचे पढ़े, बिजली का कनेक्शन मिल ना पाए, पर आईपैड या लैपटॉप दे दिया जाए। अरे कोई कलर टीवी देने की बात करता है। सुन तो लीजिए, 12वीं पास करने के बाद उनको मिला और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो एक्सप्रेस वे हमने बनाया, तो दुनिया चलती है उस पे, उससे स्पीड दुनिया की बढ़ रही है, मेट्रो से बढ़ रही है। हमने तो विकास का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा विकास का काम किया? यहाँ पे आप अगर वैक्सीन लगाने की बात करते हैं तो लोगों के जेब से पैसा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम फ्री में लगा रहे हैं, होर्डिंग पोस्टिंग अपनी लगा रहे हैं उसमें। तो हम तो कहते हैं तिरंगा क्यों नहीं उसके ऊपर में? तिरंगा से इतना बड़ा कोई व्यक्ति हो गया इस देश में, राष्ट्र से बड़ा कोई व्यक्ति हो गया। राष्ट्र का तिरंगा होना चाहिए। तिरंगा गायब, हमारे राष्ट्र की वो अशोक चिन्ह गायब। वहां कौन बैठे हैं भाई, आप जानते ही हो। तो क्या देश से व्यक्ति देश से बड़ा हो जाएगा क्या? ये भारतीय जनता पार्टी हमारे हिंदुस्तान में काबिज होना चाहती है। वो हिंदुस्तान के अंदर में ये दिखाने की कोशिश करती है कि हमारा ही पैसा लेती है, हमारा ही खून चूसती है और अपना प्रचार करती है। ये तो पहली बार देखने को मिला। इसके पहले तो इतिहास गवाह है, जिसके पहले कभी नहीं, एजेंडा प्राथमिकताएं चेंज हो चुकी है। किसी भी घोषणा पत्र की एक सेकंड सुनिए ना अनुराग भदौरिया, घोषणा पत्र की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मुफ्त में कौन क्या दे रहा है। यही शगल और यही चलन हो गया है ना आज की तारीख में चुनावी राजनीति का, कि फ्री में क्या देंगे।
कठिन मुश्किल रास्ता देश को सही मायने में विश्व गुरु बनाने का कोई राजनीतिक दल नहीं उठाता है, उस पर जाने को तैयार नहीं। तो आप ये बता दीजिए, एक्सप्रेसवे पे कहां पे अखिलेश यादव जी की फोटो लगी है, समाजवादी किसी की नेता की लगी है, या मेट्रो में किसकी फोटो लगी तो आप बता दीजिए। हमने यहाँ पे स्टेडियम बनाया, किसी की फोटो लगी तो आप बता दीजिए। रिवर फ्रंट बनाया, किसी की फोटो तो आप बता दीजिए। 100 डायल बनाया, हमारी किसी की फोटो तो आप बता दीजिए। महिला समस्या के लिए 1090 बनाया, अगर कोई फोटो लगी है तो आप बता दीजिए। हमने यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता दिया, उसमें सर्टिफिकेट, उसमें फोटो लगी हो बैंक में तो बता दीजिए। बेरोजगारी भत्ता, अरे रोजगार देने की बात है, मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ। मूल सवाल यही है, बेरोजगारी भत्ते की घोषणा हो जाएगी, रोजगार कितने दिए गए ये कोई नहीं बताता। रोजगार समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे जितने ज्यादा, अगर सैमसंग फैक्ट्री देखोगे तो समाजवादी लेके आई। एचसीएल अगर किसने लगाया लखनऊ के अंदर में तो समाजवादियों ने लगाया। यहाँ पे भाई आपने देखा काम किसने किया उत्तर प्रदेश के अंदर में, रोजगार काम किसने किया और फ्री में किसने कितना बांटा, सवाल यही है ना। फ्री की आदत लगा रहे हो, बीच में कनेक्शन कट गया था संजीव झा। फ्री की आदत डाल दो लोगों को, वोट मिलने चाहिए। देखिए दोनों बातें हैं। मैंने जैसा पहले कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीबी कम कैसे हो, और ये जो गरीब अमीर का फासला जो बढ़ता जा रहा है उसकी उस ब्रिजिंग कैसे हो। तभी हमने कहा कि केवल दिल्ली सरकार ने केवल कुछ करप्शन अपने कम कर दिए, पैसा अपने आप आ गया और हमने उससे बिजली भी फ्री दी, पानी भी फ्री दी, हमने दवाइयां भी फ्री दी, बसों की यात्रा भी फ्री करी। देखिए सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि 50% करप्शन के भेंट चढ़ जा रहा है। हम तो केवल अगर पूरी सब्सिडी को देख रहे तो 10% नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने 5 साल में करप्शन को चेक करके कैसे आम जनता को, देखिए बात से भटक रहे हैं आप सब लोग। एक मिनट संजीव झा, आप सब लोग बात से भटक रहे हैं। ठीक है जी, आप फ्री बिजली दे रहे हैं। एक मिनट संजीव सुनिए तो, फ्री में बिजली दे रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं, बसों में फ्री यात्रा कर सकते हैं। नौकरी एक व्यक्ति को सेल्फ रिलायंट, कि वो अपना परिवार चला सके, 2 कदम और आगे बढ़ाए, बढ़िया नौकरी करे, अपनी आमदनी और बड़ी करे, उस और कौन जा रहा है? ठीक है बिजली दे दी, पानी दे दिया, इससे काम चलता है क्या? दोनों जरूरी हैं। देखिए दोनों जरूरी हैं। आप अगर देखेंगे तो उत्तराखंड में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जाकर कहा है कि हम हर एक परिवार को नौकरी देंगे, और नौकरी कैसे देंगे वो भी उन्होंने बताया कि किस तरह से हम यहाँ पे इंडस्ट्री बनाएंगे, किस तरह से रोजगार मिल जाएगा। इसी तरह से देखिए सरकार की अगर इंटेंशन ठीक हो, अगर सरकार पीपल ओरिएंटेड हो तो मुश्किल नहीं है ये करना। तो मेरा ये मानना है कि अभी जितनी भी सरकारें हैं अगर थोड़े से पीपल ओरिएंटेड होकर के काम करते तो ये मुश्किल नहीं थी। हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सरकार, बहुत सारी सरकारें हैं जो जन कल्याण की बातें जब आती हैं तब वो पीछे हट जाते हैं। उसका ये परिणाम है जो आप हम डिबेट कर रहे हैं वो सामने हमें दिख रहा है। लेकिन ठीक है दिल्ली में प्रोफेसर गौरव वल्लभ, ये मतलब चुनावी सीजन अब शुरू होने वाला है, ये सेल बंद होनी चाहिए ना, असल मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएं। देखिए संदीप जी, 13 तुझको अर्पण, क्योंकि करों से हम आम लोगों से, मध्यम आय वर्गीय, निम्न आय वर्गीय, कॉर्पोरेट से टैक्स सरकारें लेती है, और उसको फ्री कहना एक तरह से क्राइम है। उसको ये कह सकते हैं 13 तुझको अर्पण। मैं तो बोलता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि फ्री वैक्सीन में प्रधानमंत्री जी की जगह तेल भराते हुए उस व्यक्ति की फोटो होनी चाहिए जो तेल भरा रहा है, क्योंकि उसी का पैसा है। तो मेरे वैक्सीन पे मेरे तेल भराते हुए मेरे स्कूटर की फोटो होनी चाहिए। आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट में आप तेल भरा रहे हो, आपकी फोटो। मैं सभी राजनीतिक दलों से सवाल पूछ रहा हूं, ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है जी। फिर मैं आता हूं, वही है। आपने कहा कि मेन इश्यू पे आप एड्रेस क्यों नहीं करते। मैं मेन इश्यू की 2 बातें बोलता हूँ। बेरोजगारी की दर 2011-12 में 2% थी, जो आज 7 से 8% है, मतलब 4 गुना ज्यादा है ना। तो मेन इश्यू भी एड्रेस नहीं हो रहा। आपने फाइनेंशियल्स को भी तोड़ दिया, आपने उड़ान, तो सभी राजनीतिक दल यही कर रहे हैं ना गोपाल बाबू। मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। घूम फिर कर चुनाव आते हैं तो वो बैनर हेडलाइंस वो यही रहती हैं, वोटरों को जाकर भी यही बताया, हम इतना ये फ्री कर देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे। यही हो गया है ना चलन। संदीप जी, 2 चीजें हमें समझनी पड़ेगी। ये बातें कौन क्या कर रहा है उससे कुछ होता है नहीं होता। ये बातें कितनी बड़ी बड़ी कोई भी कर ले उससे नहीं होगा।
पहली बात, जब आप जिस लक्ष्य पे आप जाना चाहते हैं कि फ्रीबीज ना हो, उसके पहले जो फ्रीबीज दे, उससे पहला स्टेप जब तक नहीं होगा अगले स्टेप पे नहीं जाना चाहिए। पहला स्टेप है कि जो फ्रीबीज ये बांटे उसका बजट में उसका प्रावधान करे और उसको कागज के अनुसार ना दे, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है, जैसे यूपीए गवर्नमेंट ने पहले किया था। जब ये रुकेगा तब अपने आप उसका प्रावधान करना पड़ेगा बजट में। तब फिर जैसे पेट्रोल से या किसी से पैसा लेना पड़ेगा, टैक्स लेना पड़ेगा, उसमें जो लीकेजेस है वो खत्म करने पड़ेंगे, तभी तो उनका, अरे अर्थव्यवस्था को चलाना नहीं है तो ये करने को तैयार दिख रहे हैं क्या? प्रोफेसर छोकर, लास्ट कमेंट, आपने सबको सुना। ऐसा हो भी पाएगा कि ये होना तो चाहिए, या दरअसल गरीबों को गरीब रखने में एक निहित स्वार्थ है राजनीतिक दलों का? वो गरीबों का उत्थान नहीं चाहते, क्योंकि फिर आसानी से वोट कैसे मिलेंगे? देखिए, ये मैं तो समझता हूं नहीं होगा, क्योंकि इसके होने के लिए जो मैंने शुरू में कहा था कि राजनीतिक दलों को कानून के दायरे में आना पड़ेगा, पहली बात। और ये इसमें सारे राजनीतिक दल शामिल हैं। हम लोग 20 साल से ये काम कर रहे हैं, 20 साल में 6 दफा ये हुआ है कि सारे राजनीतिक दल इकट्ठे हो गए जो कुछ करने लगो उसके रोकने के लिए। तो एक तो बात यह है कि उनको कानून के दायरे में आना चाहिए, और इसमें दूसरी बात यह है कि उनके सारे राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल आज की तारीख में लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतांत्रिक भी नहीं है, और जवाबदेही कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की तय होनी चाहिए। और ये चुनावी झुंझुने ही यूएसपी बन जाएं किसी भी चुनाव के, इससे हम जितना दूर रहेंगे और असल मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएं, और आप भी असल मुद्दों को देखकर बटन दबाएं, वही सही मायने में एक स्वस्थ लोकतंत्र होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।